नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज के जितने भी प्रश्न रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बता दें एक बात कि आज के जितने भी प्रश्न हैं एक बार रट्टा जरूर मार लीजिएगा, क्योंकि रट्टा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न मिलने वाले हैं सी टेट में और टेट में। यहाँ पे बता दें कि पहला प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रखा गया है और पहले प्रश्न में एकदम अच्छे से करिएगा सभी प्रश्नों को। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो भाई बहन अभी तक नए हैं और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे और शांति दिमाग से सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और देखिए पहला प्रश्न ये कर रहा है कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का परिचय दिया है, गोलमेल ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या फिर गार्डनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। पहले का कह रहा है कि बहुविमात्मक प्रज्ञा का परिचय किसने दिया है, गोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या फिर यहाँ पे गार्डनर। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, गार्डनर ने दिया है। इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। और सभी प्रश्न अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए बात क्या है, दूसरा कि डिसलेक्सिया में यह क्या कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है, मतलब क्या कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में, पढ़ने और वर्तनी में, दूसरा व्यक्त करने में, तीसरा खड़े होने में और चौथा कह रहा है कि बोलने में। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का हमारा क्या होगा। देखिए सभी प्रश्नों को हम अच्छे से करेंगे। देखिए डिसकैलकुलिया जो होता है, कैलकुलिया से अगर बात किया जाए तो वो गणना से होती है संबंधित, गणती यहाँ पे क्षमता से होती है। और डिसग्राफिया जो होती है, याद रखिएगा डिसग्राफिया जो होती है यहाँ पे इससे संबंधित होता है आपका लिखने से। और बात क्या है डिसलेक्सिया, तो राइट आंसर जाएगा डिसलेक्सिया का हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, पढ़ने से संबंधित होगा और वर्तनी से होगा। डिसकैलकुलिया हमारा गणती से होगा, डिसग्राफिया लेखन से होगा, यहाँ पे डिसलेक्सिया बात किया है तो डिसलेक्सिया जो हमारी जाएगा यहाँ पे पढ़ने और वर्तनी से होगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। और एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा करा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। यहाँ पे देखिए बात क्या है, नहीं, नेगेटिव शब्द की बात क्या है कि क्या नहीं होनी चाहिए समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका। पहला करा है कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरा करा है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तीसरा करा है कि शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा करा है कि शिक्षक को सीखने में सक्षम को, यहाँ पे करा है सक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। यहाँ पे बात क्या है कि शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा होगा। तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर क्या करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, सभी बच्चों पे क्या करना चाहिए, एक समान हमें दृष्टिकोण रखनी चाहिए। सभी को पढ़ाने में इस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि वो बालक रुचि ले सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, यहाँ पे देखिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, यहाँ पे कराए अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें, देखिए ये पहले से कह रहे हैं तो हतोत्साहित मतलब रोकने की बात कर रहा है। यहाँ पे पहला हतोत्साहित कर रहा है, यहाँ पे उत्साहित करने की बात होनी चाहिए। देखिए हतोत्साहित मतलब ये है कि आप क्या निराशा हो जाते हैं, ये देखिए निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा ये निगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे प्रेरित करने की बात क्या है, तो प्रेरित का मतलब होता है कि बालकों को रुचि लेने के लिए कहना चाहिए और उसमें इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक जो होते हैं अच्छे से पढ़ सकें। और यहाँ पे रोक देना चाहिए, देखिए ये दोनों देखिए मिलता जुलता है, हतोत्साहित और यहाँ पे देखिए रोक देना। और अनुमति नहीं देना चाहिए जिससे कि बालक न पढ़ सकें, ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, प्रेरित करना चाहिए जिससे बालक स्वतः ही क्या करें, सीखने का प्रयास करें और अपने प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। और जो उत्तर है उसका स्वयं, जो प्रश्न है स्वयं से उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। और बता दें कि इन सभी देखिए नकारात्मक प्रश्नों को पहले ढूंढेंगे तो सकारात्मक मिलेगा और सकारात्मक प्रश्नों को ढूंढेंगे तो नकारात्मक प्रश्न अपने आप मिल जाएंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। देखिए वृद्धि की बात किया, याद रखिएगा वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शारीरिक, यहाँ पे समावेश, यहाँ पे सामाजिक, भावात्मक और यहाँ पे कह रहा है नैतिक विकास से। देखिए यहाँ पे कहा है वृद्धि से बात किया है। देखिए वृद्धि जो होती है यहाँ पे शारीरिक होती है
और यहाँ पे देखिए नैतिक भी होती है वृद्धि, याद रखिएगा नैतिक भी वृद्धि होती है। अगर यहाँ पे भावात्मक अगर होता तो यहाँ पे देखिए आपके बौद्धिक से होता, यहाँ पे बौद्धिक से होता, और सामाजिक यहाँ पे देखिए बौद्धिक तो होगा नहीं, बचा हमारा यहाँ पे 3 बचा, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए सामाजिक और यहाँ पे नैतिक। तो अब हमारा अगर सामाजिक रखा जाए तो समाज में बालक ग्रहण करता है यानी अनुकरण करता है तो हो नहीं सकता। यहाँ पे वृद्धि की बात किया है, बच्चों की किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो वृद्धि कौन सा होगा यहाँ पे, शारीरिक वृद्धि होती है या फिर यहाँ पे नैतिक वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा मुख्यतः संबंधित है, तो यहाँ पे वृद्धि और बुद्धि यहाँ पे, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा शारीरिक के साथ जाएगा। बालक की जो शारीरिक यहाँ पे देखिए बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, शारीरिक से होती है या फिर नैतिक से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे वृद्धि शारीरिक होती है और यहाँ पे नैतिक भी होती है, इनमें कन्फ्यूजन है आपको। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को टेट में आया था और इस पे सभी लोगों को क्या था 1 नंबर मिला था। इस पे अगले वर्ष जो पेपर हुआ था उसमें सभी लोगों को 1 नंबर इस प्रश्न पे मिला था। आप चाहे तो शारीरिक भी मान सकते हैं और नैतिक भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार अगर माना जाए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वृद्धि पूछा है तो शारीरिक पे जाएगा आपका, क्योंकि वृद्धि जो होती है बढ़ने की क्रिया जो होती है शारीरिक होती है बच्चों में। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, और ऑप्शन में जो दिया था वहाँ पे तीसरे चौथे का दिया था नैतिक भी होती है। तो नैतिक और यहाँ पे सामाजिक में कन्फ्यूजन था, तो दोनों लोगों को यहाँ पे 1-1 नंबर दे दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। छठा प्रश्न ये करा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। देखिए मानव विकास का प्रारंभ होता है कब से, गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा। मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है, यानी जो वृद्धि होती है उनकी शारीरिक में होती है, उनके बौद्धिक में होती है, किस पर कब होती है, गर्भावस्था से होती है, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहला हमारा सही होगा गर्भावस्था से, क्योंकि बालक जो होता है गर्भावस्था से ही उसकी विकास का क्रम जो होता है सिरोमुखी चालू हो जाता है और वो बढ़ोतरी करने लगता है। पहले क्या होता है सिर का विकास होता है, फिर उसके बीच का भाग जो होता है विकास होता है, फिर हाथ पैर का यहाँ पे विकास होता है। इस प्रकार से बालक की विकास की क्रम जो होता है गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, यहाँ पे एम गेने है, पावलाव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि 7वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग यानी ये कह रहा है कि किस प्रकार से समावेशी के अनुसार बालक को सीखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कंडीशन यानी कंडीशन का मतलब टर्म कंडीशन है, मतलब एक उसमें क्या है एक कंडीशन रखा गया है कि इस प्रकार से सीखना है, इस प्रकार से क्या है बालकों का विकास होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पुस्तक की कौन लिखा है, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, गेने ने या फिर पावलाव ने। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा स्किनर के साथ जाएगा। राइट आंसर स्किनर महोदय ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है, यहाँ पे कह रहा है कि जर्सील्ड का, स्टेनेहाल का, यहाँ पे कह रहा है कि सिम्पसन का, क्रो एंड क्रो का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये प्रश्न टेट का ही है, याद रखिएगा टेट का है ये प्रश्न। और बताइए कि ये प्रश्न अगली बार आया था टेट में। तो यहाँ पे देखिए 8वें का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा 8वें का हमारा जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, स्टेनेहाल के साथ जाएगा। स्टेनेहाल ने कहा है कि जो किशोरावस्था में क्या होता है बड़े ही यहाँ पे संघर्ष, तनाव और यहाँ पे तनाव और हमला और विरोध की भावना। देखिए संघर्ष का मतलब ये है कि बालक अपने जीवन के प्रति क्या होता है, यहाँ पे क्या आता है संघर्ष करता है, किस प्रकार से आगे आने वाली जो परिस्थिति होगी। और तनाव का मतलब ये है कि चिंतित रहता है, हमेशा चिंतित रहता है कि आगे करना क्या है। और हमला का मतलब ये है कि आने वाली परिस्थितियों से किस प्रकार से वो बचे। और यहाँ पे विरोध मतलब कितने लोगों का विरोधाभास का ये भी सामना करना पड़ता है कि बालक किस प्रकार से परिस्थितियों को समझ सके, उसमें ढल सके। तो यहाँ पे देखिए किसने कहा था, तो स्टेनेहाल ने कहा था। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। और जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं हमारे चैनल पे, तो क्या करिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हर बार कहते हैं, इस बार भी कर दिया है। 9वां प्रश्न ये करा कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के कुल कितना समय लगता है। देखिए भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, मतलब ये है कि आप जो एक माइक्रो टीचिंग होती है और एक होता है आप माइक्रो टीचिंग आपका विद्यालय में, मतलब जहाँ पे आप क्लास कर रहे हैं वहाँ पे देखिए बीटीसी कॉलेजों में क्या होता है माइक्रो टीचिंग का आयोजन किया जाता है। और इसके बाद माइक्रो टीचिंग के बाद क्या होता है, आप लोगों को 1 महीने के लिए क्या होता है विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। और वो क्रम आपका कितने होता है
30 का होता है। देखिए जो विद्यालय में ही जहाँ पे आप बीटीसी पूरा कर रहे हैं वहाँ पे जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 15 से 20 मिनट का होता है। और जो आप विद्यालय में प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वहाँ पे आपके सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान के कुल कितने समय लगते हैं, तो यहाँ पे 36 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं या फिर यहाँ पे 30 मिनट लगते हैं। तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। कि देखिए यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण की बात किया है और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा सा, और यहाँ पे भारतीय प्रतिमान मतलब विद्यालय यानी प्राइमरी विद्यालय में आपका कितना समय लगता है, 36 मिनट, 40 मिनट, 45 या फिर 30। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। 45 मिनट का पीरियड होता है यहाँ पे आपको प्राइमरी कॉलेज में। तो 45 मिनट में आपको एक सब्जेक्ट का पूरा करना होता है। आप एक क्या कहते हैं अपने द्वारा यहाँ पे पाठ्य योजना बना के लेके जाते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण करके क्या पढ़ाना है अगले दिन उसको निर्माण करके लेके जाते हैं पाठ्य योजना को, और उसके 45 मिनट का जो पीरियड होता है उसमें आपको समाप्त करना पड़ता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 10वां प्रश्न अच्छा है और इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न देखिए टेट का ही है, याद रखिएगा टेट का ही अगले वर्ष का ही है। तो अगले वर्ष जितने लोगों ने दिया था तो उन्हें याद ही होगा कि ये प्रश्न कितना अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न लगभग 80% लोगों का गलत हुआ था उसमें, तो यहाँ पे मत गलत करिएगा। यहाँ पे पूछा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये कथन किसका, मतलब ये है कि सीखने का पठार जब क्रम चालू होता है, याद रखिएगा जब विकास का क्रम चालू होता है तो पहले तीव्र गति से होता है, फिर निम्न होता है, फिर तीव्र होता है, फिर निम्न होता है, फिर तीव्र, फिर निम्न। यानी शैशवावस्था में क्या होता है, तीव्र होता है। बाल्यावस्था में सीखने की गति जो होती है कम हो जाती है, और फिर इसके बाद किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है और प्रौढ़ावस्था में निम्न हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो यहाँ पे सीखने का पठार है, सीखने के पठार की प्रक्रिया में अभिलक्षण जो स्थिति को प्रकट करती है, मतलब आपकी जो उन्नति है कितना हुआ है। मान लीजिए आपकी उन्नति पहले उच्च हुई है फिर निम्न हो गई है, तो ये पूछ रहा है कि ये प्रक्रिया में कौन सी उन्नति नहीं हुई है, ये इसका क्या कथन है या ये किसने कहा है। तो ये किसी का कथन है तो गेट्स एवं अन्य का है या फिर हार्लिंगवर्थ का है या फिर रास का है या फिर स्किनर का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर 10वें का क्या होगा। देखिए ये जो कथन है किसने कहा है, तो ये राइट आंसर जाएगा यहाँ पे गेट्स एवं अन्य के साथ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बालक किस प्रकार से उन्नति करता है और किस प्रकार से नहीं करता है। तो ये एक वीडियो आप लोगों को क्लास चलाई जाएगी अगले बार में कि यहाँ पे पठार से चलाया जाएगा बालक में कितने सीखने का जो क्रम है किस प्रकार से हुआ है। पठार से भी आप लोगों को कुछ प्रश्न चलाए जाएंगे, वो भी लिख कर यानी आपको फिगर के साथ पढ़ाया जाएगा, अगली क्लास चलाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 11 का प्रश्न थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे करा है हमारा कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, मतलब यहाँ पे पाता है, तो उसे मतलब एक शिक्षक है अपने क्लास में एक बालक है उसका जो समस्यात्मक बालक है उसकी कठिनाई है अगर पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। दूसरा करा है कि बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तीसरा करा है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। और चौथा करा है कि तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा जल्दी से बताइए। कि यहाँ पे यदि एक शिक्षक, मान लीजिए आप ही एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक जो बालक आपकी कक्षा में है वो क्या कर रहा है, समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक कई प्रकार के हो सकते हैं, पढ़ने लिखने से भी हो सकता है या फिर उनकी कठिनाई हो, जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है उससे भी हो सकता है। समस्यात्मक बालक कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर पा जाते हैं आप तो क्या करेंगे, उसे दंड देंगे? नहीं, दंड नहीं देंगे, उसके उपचार का कारण यानी उसकी जो कठिनाई है उसका कारण पता करेंगे। और यहाँ पे दूसरा कहा है कि बच्चों को नज़रअंदाज कर देना, यानी नज़रअंदाज करना मतलब जो प्रश्न की कठिनाई है अगर पूछ रहा है तो उसे छोड़ देना, तो ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे तीसरा करा है बच्चों को परामर्श देना, परामर्श देने की बात कर रहा है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे कहा तत्काल घर वापस भेज देना, तत्काल वो घर वापस भेज देंगे तो विद्यालय आने का नाम भी नहीं लेगा वो, क्योंकि वो रूठ जाएगा कि शिक्षक को ही नहीं आ रहा तो हम क्या करें आके वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। और लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक नहीं मिले अभी, जल्दी से लाइक कर दीजिए प्रश्नों को। और यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखिएगा आपका टारगेट यहाँ पे 20 प्रश्नों का है, याद रखिएगा 1920 प्रश्नों का है 22 में से। तो यहाँ पे देखते हैं कितने लोगों का आज का टारगेट पूरा होता है। और 12 का ये करा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ सहगामी क्रियाओं से बात किया है कि पहला करा है शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, दूसरा करा है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तीसरा करा है कि छात्रों के यहाँ पे वृत्तिक विकास से, और चौथा करा है कि छात्रों के मानसिक विकास से। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या होगा जल्दी से बताइए कि 12 का क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगर प्रश्नों को रखा जाए अच्छे क्रम से तो यहाँ पे पाठ सहगामी की बात किया है, क्रियाओं का मुख्य संबंधित है। देखिए यहाँ पे बात किया है पहला कि शैक्षिक संस्थानों के विकास, मतलब यहाँ पे विद्यालय के विकास के लिए कह रहा है, ये हमारा गलत होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों का होना चाहिए। आप ये देखिए यहाँ पे बात किया है, देखिए 3 प्रश्न है,
पहला गलत हो गया, तो अब आप फंस सकते हैं यहाँ पे तीनों पे। यहाँ पे देखिए सर्वांगीण विकास दिया है, वृत्ति मतलब ये है कि एक परिधि यानी एक ही विषय पे क्या किया जाए, बार बार उसे जोर देके पढ़ाया जाए, एक ही पे नहीं होना चाहिए, ये हमारा गलत है। अब बचा हमारा देखिए दो हमारा अगर बचा तो यहाँ पे सर्वांगीण विकास किया और मानसिक। देखिए मानसिक जो विकास होता है वो बालक का उच्च स्तर पे होता है और हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे प्राथमिक स्तर के, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले दूसरे के साथ जाएगा, सर्वांगीण विकास के साथ जाएगा। याद रखिएगा बालक का जो पाठ्यगामी का जो क्रिया होती है उसका जो मुख्यतः संबंधित होता है बालक के ये सर्वांगीण विकास होता है, किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाए कि बालक जो होते हैं अच्छे से रुचि लें और अच्छे से उसे सीख सकें। तो यहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात किया है। मानसिक, देखिए सर्वांगीण विकास में मानसिक भी आ जाएगा, वृत्ति भी आ जाएगा, याद रखिएगा ये दोनों आ सकते हैं, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दोनों जाएगा दूसरे पे। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13 का ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में यहाँ पे करा है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। किसने अधिगम यानी अधिगम से संबंधित प्रतिपादन नहीं किया है, कोहलर ने, स्किनर ने, ब्लूम ने, थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कोहलर ने भी यहाँ पे अधिगम के जो सिद्धांत दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए स्किनर ने भी अधिगम से संबंधित दिया है, थॉर्नडाइक ने भी सीखने से दिया है अधिगम से, तो केवल हमारा जो ब्लूम है ये ही नहीं है। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा ब्लूम। ब्लूम ने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, कोहलर ने किया है, स्किनर ने किया है और थॉर्नडाइक ने किया है। इन तीनों लोगों ने क्या किया है, अधिगम के सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ब्लूम ने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं अपने 14 प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 14 का प्रश्न ये करा है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। अवरोधन का मतलब ये है रुकावट, यहाँ पे करा है रुकावट, यहाँ पे रुकावट से संबंधित करा है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या, मतलब बालक जो होता है अगर विद्यालय जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, या फिर अवरोध का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए रुकना, रुकना होता है। याद रखिएगा रुकना होता है जिससे बालक का विकास, यहाँ पे सीखने का जो क्रम है रुक जाता है। तो पूछा तात्पर्य है, पहला करा है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, दूसरा करा है कि बालक का विद्यालय ना जाना, और यहाँ पे तीसरा करा है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, और तीसरा का चौथा करा है कि किसी बालक का यह एक वर्ष में अधिक समय तक विद्यालय में एक ही कक्षा में रहना। मतलब ये है कि शिक्षा का अवरोधन पूछा है। शिक्षा का मतलब बालक क्या कर रहा है कि विद्यालय में प्रवेश ले चुका है, शिक्षा से पूछा है। तो बालक जो है यहाँ पे बालक जो है विद्यालय में प्रवेश ले चुका है, बस उसका क्या है अवरोधन है, यानी अवरोधन का मतलब है कि उसकी रुकावट है, आगे बढ़ने का प्रोसेस नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का ये करा कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। देखिए पूर्व का मतलब ये होता है कि पहले सीखे गए पहले वाले ज्ञान का प्रयोग करना। तो पहला करा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का, समापन कौशल का, प्रदर्शन कौशल का। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे करा है कि पूर्व का मतलब ये होता है कि पहले आप सीखें, सीखने के बाद उसका परीक्षण में ला रहे हैं, उसका कार्य आपने जो अगला आपका प्रश्न है उसमें सोल्व कर रहे हैं पिछले ज्ञान के द्वारा। तो देखिए समापन में होता है खत्म, तो खत्म हमारा गलत हो गया। अब बचा प्रस्तावना में सोचता है कि आप रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तो प्रस्तावना में इस पहले से तैयार करना, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे बात क्या है पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। परीक्षण का मतलब ये है कि आप किस प्रकार से सीखें। अब बचा हमारा यहाँ पे देखिए 2 बचा, यहाँ पे देखिए 2 बचा, तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या होगा। तो राइट आंसर का मतलब यहाँ पे उद्दीपन का परिवर्तन होगा कौशल या फिर प्रदर्शन कौशल। देखिए प्रदर्शन का मतलब है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर, मतलब ये है कि आप उसका कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। जबकि राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा परिवर्तन कौशल। उद्दीपन का परिवर्तन मतलब क्या है कि आप नए कार्य में पूर्व ज्ञान के द्वारा उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो राइट आंसर जाएगा उद्दीपन, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, हमारा चौथा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, और यहाँ पे करा निरंतरता का सिद्धांत। यानी देखिए करा कि कभी विकास रुकने वाले नहीं है। मतलब ये है कि जब बालक जन्म लेता है और मृत्यु तक बालक क्या करता है, तब तक उसका विकास चलता रहता है। विकास देखिए कई प्रकार की होती है, बौद्धिक भी हो सकती है और यहाँ पे शारीरिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे कहा है कि सिद्धांत के से संबंधित, किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। अंतःक्रिया एक दूसरे से होगा, यहाँ पे एकीकरण मतलब किसी एक से, यहाँ पे अंतर संबंध से यानी एक दूसरे से संबंध है, लेकिन निरंतरता मतलब लगातार चलते रहता है। तो 16 का राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, लगातार चलते रहना। यहाँ आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 17
17वां का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। और एक बार हम जरूर कहेंगे कि क्लास जैसे ही क्लास खत्म होगी, याद रखिएगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आप क्या करिए, आप अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से आप लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो से लाभ ले सकें। और आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं 17वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कहा, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। देखिए मौलिक सिद्धांत बन गया। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न आया था अगली क्लास में, उसमें था कि यहाँ पे संविधान के कौन से संशोधन से शिक्षा का यहाँ पे परिवर्तन हुआ, तो वो हमारा था 86वें से। और यहाँ पे पूछा है मौलिक अधिकार बन गया, यानी वो अस्थायी हो गया। तो 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 52 संशोधन या फिर 22वें संशोधन। तो इसका 17वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 17वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो भी हुआ है 86वें संशोधन से हुआ है, इसके द्वारा ही क्या हुआ, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा की नई निर्माण का कार्य पूरा हुआ, उसमें ही क्या हुआ, बालकों को सर्वांगीण विकास देने की प्रवृत्ति को वहाँ पे जोड़ा गया और उसके द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा को ही महत्व दिया गया। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 18 का प्रश्न ये करा है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए अभिप्रेरणा की बात क्या है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मैकडूगल है, अब्राहम मास्लो है, इस यहाँ पे सिम्पसन है, यहाँ पे करा कि विलियम जेम्स है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 18 का हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, मैकडूगल के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारे यहाँ पे मैकडूगल होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 19 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 19 का प्रश्न ये करा है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना। देखिए अनोखा काल माना है किस विकास की किस अवस्था को। तो यहाँ पे पहला करा है शैशवा, बाल्यावस्था, यहाँ पे प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि 19 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्या होता है कि उसमें बालक जो होता है अनुकरण करके सीखता है। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण काल होता है यहाँ पे शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था भी होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विकास की अवस्था को कुल एवं ब्रोस, यहाँ पे देखिए कोल एवं ब्रोस के अनुसार आ जाए अगर, तो आप शैशवावस्था को मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 20वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या करा है। देखिए 20वां प्रश्न ये करा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की ही अधिगम है। ये कथन किसका है। देखिए व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, गिलफर्ड ने कहा है, स्किनर ने कहा है, क्रो ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, विकास के कारण ही व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब आप एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक बालक यहाँ पे है और इसकी भाषा दूसरी है और इसकी भाषा दूसरी है, इन दोनों के क्या है परस्पर संवेग के माध्यम से अगर भाषा का आदान प्रदान कराया जाए तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, उनके सामाजिक कारण में भी परिवर्तन होगा। तो यही कहा है कि व्यवहार और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना, ये किसने कहा है, तो वुडवर्थ, गिलफर्ड, स्केन या फिर यहाँ पे क्रो ने। तो 20वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, क्रो ने कहा है। और आगे बढ़ते हैं अपन 21वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 21वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, समस्यात्मक समाधान। यहाँ पे समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है। देखिए समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है, आंकड़ा संग्रह करना, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और यहाँ पे करा है परिकल्पना का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि 21 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पे कहा है कि समस्या का समाधान करना प्रथम चरण, यानी समस्या को समाधान करने का प्रथम चरण क्या होता है। यहाँ पे देखिए आंकड़ा मतलब क्या है कि समस्या क्या है उसको जुटाना, ये हमारा गलत है, जुटाना नहीं होता है, उसका समाधान करना होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है परिकल्पना का परीक्षण, मतलब परीक्षण करना कि ये हमारा समस्या है या नहीं है। देखिए ये गलत है, समस्या कोई भी हो आपको उसका निवारण करना ही पड़ेगा। परिकल्पना का निर्माण करना मतलब समस्या है और उसको जांच परख करना, निर्माण करना मतलब किस प्रकार से हम उसे सॉल्व करें। नहीं, देखिए ये हमारा यहाँ पे सीधे ऑप्शन जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। समस्या की पहचान करके समस्या का समाधान करना जरूरी होता है कि हमारी समस्या क्या है, पहले उसकी जाँच कर लें कि हमारी समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें और 22वें और अंतिम प्रश्न पे, इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है। देखते हैं कितने लोगों का इसका उत्तर सही होता है। यहाँ पे बता दें कि बालक को अधिगम का यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावशाली जब होगा, जब कह रहा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, यानी कब होगा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावशाली बालकों का अधिगम। यहाँ पे पहला करा है कि पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलता पर ही बल देना होगा। दूसरा करा है कि बालकों को का संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक पक्षों का विकास करना। और तीसरा करा है कि शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारीवादी होगी। और चौथा करा है कि
शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रहेगा। तो इसका उत्तर आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा, कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब। कब होगा सर्वाधिक, किसके कारण होगा? पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलता पे बल होगा तब होगा, या फिर कह रहा है कि संज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा तब होगा। तीसरा कह रहा है कि शिक्षण व्यवस्था का एकाधिक वादी होगा, और यहाँ पे कह रहा है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की बात किया है, यहाँ पे शिक्षक से संबंधित कर दिया है, जबकि पूछा है यहाँ पे हमारा बालकों से। तो देखिए चौथा तो हमारा गलत है, याद रखिएगा चौथा गलत है। अब आपको उत्तर देना है हमारा यहाँ पे 3 से, तो तीनों में से कौन सा होगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। और बता दें कि आज की आप लोगों ने जो प्रश्न सोल्व किए हैं, एक मज़े की बात बता रहे हैं आप लोगों को। मज़े की बात ये है कि आप लोगों ने 2019 में पेपर हुआ था, उसका पूरा टोटल 22 में से 22 प्रश्न, 8 प्रश्नों को छोड़ के 22 प्रश्नों को आप लोगों ने एकदम अच्छे से सोल्व कर दिया है। टेट का पेपर था अगले वर्ष, इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोगों को संकोच न करने लगे कि अगले वर्ष का पेपर है, हमारा गलत ना हो जाए। इसीलिए हमने लास्ट में बताया, जब आप लोगों ने प्रश्नों को सोल्व कर दिया। टेट के अगले वर्ष के जो पेपर है हमारा, जो हुआ था अभी जल्दी ही पेपर हुआ था हम लोगों का टेट का, जब खत्म हुआ है टेट वाला हमारा यहाँ पे, तो उसी का पेपर का आप लोगों को सोल्व कराया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने सोल्व भी किया है प्रश्नों को। अगर पहले ही बता देता कि आप लोगों ने जो हमारा पेपर हुआ है उसको टेस्ट करना है, तो आप लोग कन्फ्यूजन होते और गलत सही करने लगते। इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि वो जो नहीं डाला आप लोगों के ऊपर। जब आप लोगों ने प्रश्नों को सोल्व कर लिया, अब हमने बता दिया कि आपने अगले वर्ष के टेट का पूरा पेपर यहाँ पे सोल्व कर दिया है, और अच्छे से, केवल 8 प्रश्नों को छोड़ के। तो आगे बढ़ने से पहले अब बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल में खोजिए और लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब साथ साथ क्या करिए, लाइक जरूर करिए, और शेयर अपने अपने ग्रुपों में जरूर कर दीजिएगा। शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और जिनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए, यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है, ले लीजिए। और कोई भी कठिनाई हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। जब फ्री होंगे तो आपके प्रश्नों के जवाब दे देंगे। और व्हाट्सअप नंबर एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। उत्तर नीचे दिए गए हैं, और जल्दी से बता दीजिएगा कि आज के जो हमारे प्रश्न थे कैसे लगे आप लोगों को अगले, क्योंकि ये अगले वर्ष का टेट का पेपर था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।